हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अ, योजना दिसंबर मंथ की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और उसमें सबसे पहले देख लेते हैं 2023 एक नज़र में। 2023 दुनिया के लिए एक उथल-पुथल भरा और असीम चुनौतियों वाला वर्ष रहा है। इस अशांत वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत सही समय पर उठाई नीतिगत पहलों के जरिए वैश्विक आर्थिक बवंडर का सफलतापूर्वक सामना करते हुए सुदृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति के रूप में उभरा है। वैश्विक विभाजन को पाटने के लिए भारत बेहतरीन स्थिति में है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए विश्व नेताओं की मेजबानी करना और नई दिल्ली में G20 नेताओं की उत्प्रेरक और एवं व्यापक घोषणा को अपनाना भारत के कूटनीतिक कौशल को रेखांकित करता है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना के अनुरूप G20 शिखर सम्मेलन में स्वीकृति नई दिल्ली घोषणा पत्र में सकारात्मक समाधान के लिए कार्रवाई बिंदुओं और निर्देशों का स्पष्ट उल्लेख है। इस भूमिका ने भारत को शांति और सुरक्षा से लेकर आर्थिक सहयोग और जलवायु संबंधी कार्रवाई तक की दिशा तय करने के अवसर प्रदान किए हैं और यह कई आवश्यक वैश्विक मुद्दों के समाधान की आशा प्रदान करता है। वर्ष 2023 विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय परिवर्तनों का साक्षी रहा। भारत की कर्तव्य काल की विकास और परिवर्तन यात्रा में भी यह वर्ष वास्तव में महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रयान-3 और आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के प्रति संकल्प का प्रतीक है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसके बढ़ते कौशल को दर्शाता है। औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप अपनाए जा रहे उपायों में तेजी देखी गई। एक और जहां राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, प्रक्रिया सरलीकरण, नियामक ढांचे को अपनाने, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक को मुख्य धारा में लाने और उचित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से मानव संसाधन और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में दक्षता में सुधार की दिशा में उन्मुख है। और वहीं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एकीकृत अवसंरचना विकास पर केंद्रित है। परिवहन क्षेत्र में नेटवर्क के दायरे और सिस्टम आउटपुट में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया। गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया गया, जिससे निर्माण में तेजी और हर मौसम में कनेक्टिविटी संभव हुई। पीएम गति शक्ति पहल के तहत भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला, उड़ान आदि जैसी योजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना, आर्थिक विकास में तेजी लाना। भारत की पहली स्वदेशी डिजाइन और बनाई गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों ने यात्रियों को एक आधुनिक और आरामदायक रेल यात्रा अनुभव प्रदान किया है। सरकार ने ग्रामवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने को प्राथमिकता देनी जारी रखा है, जिससे अधिक समावेशी और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा संभव हो सके। ग्रामीण भारत के सक्रिय सामाजिक आर्थिक समावेशन, एकीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार जीवन स्तर और जीवन यापन में परिवर्तन की आकांक्षी रखती है। पीएम विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अपनी विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों के साथ भारत की सांस्कृतिक संपदा इसकी पहचान का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। भारत की स्वतंत्रता 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत और कलांजलि जैसी कार्यक्रमों के माध्यम से देश की विविध और जीवंत संस्कृति को उजागर किया गया, और जिसका समापन मेरी माटी मेरा देश के भव्य समारोह के साथ हुआ। इस वर्ष नए संसद भवन का उद्घाटन भी देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल है। खेल सब को
खेल सबको एक बराबर स्तर पर लाने वाला अन्य क्षेत्र रहा और इसने भारतीयों को जश्न मनाने के कई कारण दिए। सभी खेलों में एथलीटों ने देश का नाम रोशन किया। 2022 के एशियाई खेल हमारे देश के लिए उपलब्धियों के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। 2018 के एशियाई खेलों की तुलना में 75% अधिक स्वर्ण पदक और 16 नई खेल श्रेणियों में पदकों के साथ भारत ने एशियाई खेलों में 107 पदक हासिल करके 60 वर्षों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि हमारी बढ़ती बेंच स्ट्रेंथ और खेल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास दोनों का प्रमाण है, जिसके तहत सभी स्तरों पर सहायता प्रदान की जाती है। और साल का अंत क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के साथ वर्ष भर का लेखा जोखा देने वाले योजना के इस अंक का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति के जीवंत सारतत्व को संजोना है और प्रमुख नीतिगत पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए पाठकों के उद्योग परिवहन संस्कृति और कृषि खेल जैसे सॉफ्ट पावर क्षेत्रों महत्वपूर्ण विकास और उपलब्धियों का व्यावहारिक विश्लेषण और झलक प्रदान करना। यह अंक पाठकों के गुजरे वर्ष और भावी अवसरों के लिए झलक प्रदान करता है। अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान। अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान। यह वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान व अन्वेषण के लिए उल्लेखनीय रहा है। इसरो ने काफ़ी पहले से ही सेंटर इनर्शियल नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल प्रणालियों की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी। मून ऑर्बिटर मिशन, आदित्य L1, चंद्रयान-3 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मिशनों की सफलता का क्षेत्र इस अनूठी क्षमता को भी दिया जा सकता है। 60 दशक के मध्य के उस दौर में जब विश्व भर की अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष दौड़ में लगी हुई थी, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों पर केंद्रित था। तभी से कार्यक्रम का विस्तार सामाजिक लाभ प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इन हाउस और भारी संसाधनों का व्यापक उपयोग करके अनेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, सामग्रियां और औद्योगिक प्रक्रिया विकसित की है। विगत 50 वर्षों में प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के डिजाइन विकसित करके उनका निर्माण करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। प्रक्षेपण यान, एवियोनिक्स, वैमानिकी और उपग्रह से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा ही बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि इसमें आयात और रूपांतरण की कठिनाइयां बराबर बनी रही। इसरो ने इन अड़चनों को पार कर लिया और अब उप प्रणाली के निर्माण, असेंबली तथा जांच परख की आवश्यकता टेक्नोलॉजी में बुनियादी सुविधा स्वयं विकसित कर रहा है। इस प्रकार इसरो विश्व की उन 5 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल हो गया, जिनके पास पृथ्वी के अध्ययन, संचार, नेविगेशन और ग्रह संबंधी खोजों की पूर्ण क्षमता है। इसरो ने अपने किस्म की अनूठी अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली विकसित कर ली है। वह अपने 4 सक्रिय प्रक्षेपण यानों की सहायता से पृथ्वी की निचली, मझोली और ऊंची कक्षा में 500 किलोग्राम से 8000 किलोग्राम तक के पेलोड अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। इसरो की असली ताकत PSLV ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, जो 2T श्रेणी के पेलोड अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में दुनिया भर के कमर्शियल उपभोक्ताओं को उसका अत्यधिक भरोसेमंद और किफायती समाधान उपलब्ध कराता है, जिसका टर्नओवर टाइम यानी परिवर्तन समय बहुत सही है और उपभोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक कई प्रकार से सेटअप किया जा सकता है। PSLV को इसकी खूबियों की वजह से ही ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली है। यह रॉकेट एक ही उड़ान में अनेक उपग्रह छोड़ सकता है। इसकी ऊपरी स्टेज वाले लिक्विड इंजन शुरू और बंद किए जा सकते हैं। यह विभिन्न भू स्थिर कक्षाओं में कक्षाएं इंजेक्ट कर सकता है और PS4 कक्षा
PS4 कक्षा प्लेटफॉर्म पर अनुसंधान किए जा सकते हैं। भारत में विकसित और निर्मित प्रक्षेपण यान PSLV-3 में स्वयं को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करने की अद्भुत क्षमता है और इसने चंद्रयान तथा वनवेब कॉमर्शियल वाहनों के प्रक्षेपण जैसे जटिल मिशनों और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। यह अपने प्रक्षेपण उड़ान के समय से ही अपने वर्ग का सर्वाधिक विश्वसनीय वाहन है। विश्व भर के कॉमर्शियल बाजारों में इसकी बहुत शानदार साख है और 4 टन वाले एलईओ तथा 6 टन क्षमता वाले जीईओ पेलोड्स के प्रक्षेपण के मामले यह बहुत कामयाब है। छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान बाजार की जरूरतें पूरा करने के उद्देश्य से इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV रिकॉर्ड समय में विकसित किया और भारतीय उद्योग को इसरो की ओर से मांग आधारित समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत ही उपयोगी भेंट है। इसरो ने काफ़ी पहले से ही सेंसर, इनर्शियल नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल प्रणालियों की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी। मून ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान-3 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मिशनों की सफलता का श्रेय इन अनूठी क्षमता को भी दिया जा सकता है। इन हाउस ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता होने पर ही पृथ्वी के अध्ययन और खोज ग्रह संबंधी खोज में इस्तेमाल होने वाले विशेष पेलोड्स की व्यापक रेंज विकसित करने में सफलता मिल पाई है। उपग्रह और उनके संबंध पेलोड के अनुसंधान और डिजाइन तैयार करने के लिए इसरो के समर्पित समूह है। एंटीना, रिफ्लेक्टर और रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रणालियों सहित विभिन्न उपग्रह प्रणालियों को लगातार सुधार करके आधुनिकतम बनाया जा सकता है ताकि तकनीकी प्रगति की दृष्टि से यह वैश्विक मानकों के स्तर तक रहे और हो सके तो उससे भी ऊपर। देश में पूर्वी और दक्षिणी दोनों मार्गों पर प्रक्षेपण के लिए इसरो की अपनी ग्राउंड जमीन प्रणालियां हैं। मास्टर कंट्रोल सुविधा तथा ट्रैकिंग और टेलीमेट्री सुविधा से भी सभी ईओ संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक उपग्रह पर 24 घंटे निगाह रखी जाती है। इसरो अब अंतरिक्ष पारिस्थितिकी जागरूकता, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस जैसी नए क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है जिसमें उपग्रह, कचरे और अन्य आकाशीय पिंडों जैसी अंतरिक्ष वस्तुओं के व्यवहार और स्थिति सहित अंतरिक्ष के वातावरण की व्यापक समझ और जानकारी मिल सकेगी। इसरो इन प्रक्रियाओं को पूरा करने की बुनियादी सुविधाएं जुटाने की योजना बना रहा है। इसरो ने हाल के वर्षों में अपने आधारभूत ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार करके अनेकानेक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन और प्रौद्योगिकी से जुड़े विकास में अहम सफलता प्राप्त की है। इनमें सबसे प्रमुख सुविधा है ट्रायोसोनिक विंड टनल, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज, सेमी क्रायो टेस्टिंग और इंटीग्रेशन फैसिलिटीज, गगनयान सुविधाएं। और कुछ वक्त के अंतराल पर प्रक्षेपण यान एक साथ प्रक्षेपित करने की क्षमता। भारत के दक्षिणी छोर पर एक नए प्रक्षेपण पैड का निर्माण किया जा रहा है जिससे निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में पहुंचाने की सतत सुविधा कॉमर्शियल उद्योगों को प्राप्त होती रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर जीआईएस एप्लीकेशन में ईओ डाटा प्रयोग करने के उद्देश्य 1980 के दशक के शुरुआती दौर में एनएनआरएमएस की आधारशिला रखी थी जिसमें लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों का सहयोग लिया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए भी इसरो ने आईआरएस कार्यक्रम तैयार किया जिसमें पहली पीढ़ी के उपग्रह शामिल थे। अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में प्रगति हुई जैसे कि कार्टोसैट, RIS-AT, रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स, रिसोर्स सेट, ओशियन सेट और कई अन्य उपग्रह प्रक्षेपण से स्पष्ट पता चलता है। ये उपग्रह विभिन्न उपभोक्ताओं को हाई रेजोल्यूशन डेटा उपलब्ध कराते हैं। इसरो नियंत्रण कवरेज करने की दृष्टि से बड़ी संख्या में ईओ उपग्रह बनाए रखता है। ईओ डेटा के व्यापक प्रयोग से मनरेगा
मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अमृत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वामित्व और यूआईडीआई जैसी विभिन्न योजनाओं को ईओ डाटा से बहुत फायदा पहुंचा है। उपग्रह क्षमता की जबरदस्त मांग पूरी करने के वास्ते इसरो के पास हाई थ्रूपुट वाले और परंपरागत संचार उपग्रह का बहुत बड़ा बेड़ा है। अपने संचालित नाम नाविक से जाने जाने वाली भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली IRNSS भारतीय तारामंडल के नेविगेशन की भूमिका निभाती है। इस प्रणाली भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर की घेरे में भारत और इस क्षेत्र के लिए एकदम ठीक समय वाली पोजीशनिंग और टाइमिंग स्थिति और समय का आकलन सेवाएं उपलब्ध कराती है। नाभिक से मिलने वाली विभिन्न सेवाओं में यान ट्रैकिंग, फ्लीट प्रबंध, मोबाइल फोनों में उपलब्ध लोकेशन आधारित सेवाएं, यात्रियों के लिए पृथ्वी संबंधी नेविगेशन सहायता, समय विभाजन, आपदा प्रबंधन और अन्य कई सेवाएं शामिल है। हमारे विशेष उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं भी इस प्रणाली से मिलती है। IRNSS के 3 घटक है: अंतरिक्ष, जमीन और उपभोक्ता। अंतरिक्ष घटक में जीईओ और जीएसओ सतहों प्लेन्स में 7 उपग्रहों के समूह की आधार परत होती है। इस उपग्रह समूह में अभी हाल में ही NVS-1 उपग्रह जोड़ा गया है, जो दूसरी पीढ़ी के उपग्रह श्रृंखला का पहला उपग्रह। NVS-1 मानक 1-2 के बस स्ट्रक्चर पर आधारित इसका भार 2200 किलोग्राम से अधिक से ज़्यादा है। इस NVS-1 उपग्रह में L1, L5 और S फ्रीक्वेंसी बैंड्स में काम करने वाले नेविगेशन पेलोड है। पहली पीढ़ी की उपग्रह श्रृंखला के मुकाबले दूसरी पीढ़ी की उपग्रह श्रृंखला में L1 नेविगेशन बैंड शामिल है और इसमें देश में ही विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी भी है। L1 नेविगेशन बैंड की मदद से पोजीशनिंग, असैनिक, आम आदमी उपभोक्ताओं के लिए नेविगेशन और टाइमिंग सेवाओं में बड़ा सुधार आता है तथा अंतर्ध्रुवीय और अन्य GNSS सेवाएं भी उपलब्ध हो जाती है। अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा डिजाइन की गई और देश में ही विकसित यह अंतरिक्ष रुबिडियम परमाणु घड़ी बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, जो केवल कुछ एक देशों के पास ही है। उपग्रह 2 सौर चक्र समूहों से ऊर्जा प्राप्त करता है और 2.4 किलोवाट तक की बिजली का उत्पादन करता है। NVS-1 उपग्रह लगभग 12 वर्ष की क्षमता मिशन की अवधि से डिजाइन किया गया है। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट 28 दिसंबर 2015 को लॉन्च की गई थी। 1515 किलोग्राम भार की यह वेधशाला श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-30XL रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई थी। 54 देशों के करीब 2000 लोगों ने सितंबर 2022 में एस्ट्रोसैट डेटा इस्तेमाल करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एस्ट्रोसैट डेटा की मदद से 275 से अधिक शैक्षिक पत्रिकाएं और 500 से अधिक GSN सर्कुलर, एस्ट्रोनॉमर्स टेलीग्राम और सम्मेलन से जुड़ी सामग्री प्रकाशित की जा चुकी है। 5 नवंबर 2013 का मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। उपग्रहों के बीच 300 दिनों का सफर पूरा करने के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। 8 वर्ष के जीवन काल वाले इस मिशन में कुल 5 वैज्ञानिक पेलोड भेजे गए थे, जिनसे हमें मंगल ग्रह के वातावरण, वायुमंडल, बाहरी वातावरण, एक्सोस्फीयर और उसकी सतह की खूबियां तथा अन्य बातें जानने में मदद मिली। अप्रैल 2022 में मंगल ग्रह की कक्षा में करीब 8 वर्ष बिताने के बाद लंबी अवधि के ग्रह के कारण मंगल और
कोरोना पर अनेक वैज्ञानिक लक्ष्य पूरे करने के बाद इस मिशन का पृथ्वी से संपर्क समाप्त हो गया। 7,200 से ज़्यादा उपभोक्ताओं ने MOM डेटा तक पहुंच पाने के लिए ISSDC पोर्टल पर पंजीकरण कराया था और इन उपभोक्ताओं ने 2700 से ज़्यादा वैज्ञानिक डेटा डाउनलोड किए हैं। 50 से अधिक देशों में ऐसे लगभग 400 पंजीकृत उपभोक्ता हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 22 जुलाई 2008 को छोड़ा गया था और उसने 100 किलोमीटर की दूरी वाली कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा की। इसमें 11 हाईटेक उपकरण लगे थे। हमारी टेक्नोलॉजिकल क्षमता का यह शानदार कारनामा था और इसने चंद्रमा के अध्ययन के भारत के प्रयासों को हमेशा के लिए नया मोड़ दे दिया। चंद्रयान-1 की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के प्रभाव के अध्ययन की प्रक्रिया आरंभ की, जिसे चंद्रमा की एल्टीट्यूडनल कंपोजिशनल एक्सप्लोरर नाम दिया गया और अर्थात इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह की संरचना और ऊंचाई का अध्ययन करना था। मैन इन द मून यानी चंद्रमा पर मानव के तहत पहली बार कोई कृत्रिम वस्तु चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाई गई थी। इसी के साथ भारत का चंद्र अभियान विधिवत शुरू हुआ था। 22 जुलाई 2019 को भारत ने सफलतापूर्वक अपना फॉलोअप मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च किया था। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर भेजा गया था। सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बावजूद ऑर्बिटर अभी तक सक्रिय है और डेटा भेज रहा है। ऑर्बिटर पर अपनी किस्म के पहले कई उपग्रह लगे हैं जिनमें चंद्रमा पर पहली बार सक्रिय हुआ एल बैंड SAR 12.5 किलोमीटर के दायरे में बुनियादी नक्शे तैयार करने की क्षमता वाला एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और नोबल गैसों की वैश्विक एक्सोस्फीयरिक डायनेमिक्स के एक्सोस्फेरिक डायनेमिक के अध्ययन के लिए एक विशेष उपकरण शामिल है। यह अध्ययन 5 वर्ष से बराबर चल रहा है। चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोविंग करने की क्षमताएं रखता है। चंद्रमा के लिए यह मिशन 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था और उसने 23 अप्रैल 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। वहां उतरने के बाद वैज्ञानिक पेलोड चंद्रमा के 14 दिनों तक वहां रहा और आसपास के वातावरण तथा स्थितियों का अध्ययन किया। प्रारंभिक चरण HTE परीक्षण से चंद्रमा की सतह की 10 सेंटीमीटर तक की गहराई वाली परत की संरचना और उसके व्यवहार की जानकारी मिली। LIVS से चंद्रमा की सतह पर सल्फर गंधक मौजूद होने का पता चला। फिर ILSA ने रोवर की गतिविधियों से होने वाले कंपन रिकॉर्ड किए, जबकि रंभा LP ने सतह के नजदीक मौजूद प्लाज्मा की मात्रा को मापा। इस मिशन के लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। आदित्य L1 मिशन पूरी तरह सौर विज्ञान पर केंद्रित भारत का पहला मिशन है। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर यह अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज पॉइंट L1 के प्रभामंडल में प्रवेश करेगा। यह उपग्रह प्रभामंडल में प्रवेश करके सुनिश्चित करेगा कि ग्रहण जैसी प्रक्रियाओं का सूर्य के अध्ययन के उसके लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही यह अंतरिक्ष के मौसम या परिस्थितियों पर सूर्य की गतिविधियों का प्रभाव समझाने की संभावना भी खोजेगा। सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की खोजबीन का अध्ययन करने के उद्देश्य से इस अंतरिक्ष यान में बाहर की तरफ 7 यंत्र लगे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सौर कणों और उसके चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। लैग्रेंज पॉइंट की विशेष उपयुक्त स्थिति से 4 पेलोड सूर्य का सीधे अध्ययन करने और शेष 3 पेलोड और सौर कणों और सौर क्षेत्रों का वहीं से अनुसंधान करेंगे, जिससे सौर गतिशीलता के अंतर्ग्रह माध्यमों पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन हो पाएगा। इसरो ने वैज्ञानिक अनुसंधान का एक्सपोसेट मिशन और नासा इसरो सिंथेटिक अपेरेंट टेम्परेचर रडार NIST
पहल शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत दोनों संगठन मिलकर कार्य करेंगे। इस समय इसरो मैन ऑफ द मून और गगनयान सहित चंद्रमा के मिशनों की श्रृंखला पर तेजी से कार्य कर रहा है, जिसका वास्तविक परिमाण भारत अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होगा। अपेक्षाकृत कम समय में ही लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से आवश्यक टेक्नोलॉजी हैवी लिफ्ट लॉन्च भारी प्रक्षेपण वाहनों की योजना तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।